अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप ठीक होंगे और आपने आज का पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। ये चैप्टर नंबर 3 और 6 के ऊपर मुश्तमिल था। केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 3 है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ में सबसे पहला सवाल था ट्राइगोनल बाई पैरामीटल ज्योमेट्री आपने बतानी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन PCl 5 है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। सल्फेट आयन के अंदर जो सल्फ़र है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं वो 12 होते हैं। एस्प्रीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएगा इसका। अगर हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप करता है। ICl3 की शेप की बात करते हैं तो ये टी शेप होती है। अगर हम बात करते हैं BF3 की फॉर्मेशन में, तो बेटा फ्लोरीन का जो 2pz ऑर्बिटल होता है ये ओवरलैपिंग में आता है। अगर हम बात करते हैं कि गिवन स्पीशीज़ में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है N22 नेगेटिव है। नेक्स्ट आपके पास MCQs नंबर 9 की बात करते हैं। MCQs नंबर 9 के अंदर देखते हैं आपने सॉल्युबिलिटी बतानी है कि किसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो सॉल्युबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है 2A के अंदर इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फॉर्मेशन ऑफ वाटर बतानी है बेटा। 1 मोल वाटर बनाने के लिए एलिमेंटल स्टेट में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हाफ मोल 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अंदर द करेक्ट स्टेटमेंट द करेक्ट आंसर इज़ द ऑप्शन डी, क्योंकि ये चार्ज टू साइज़ पे डिपेंड करता है। चार्ज ज़्यादा होगा और साइज़ जो है रेडियस जो है वो कम होगा। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है। जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। बॉर्न हैबर साइकिल को हम लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जी 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.184 जूल के। फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन को फाइंड करने की, तो बेटा करेक्ट फार्मूला जो है ऑप्शन बी बनेगा, जिसमें डेल्टा एच लेटेस्ट प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट MCQs है जिसमें आपसे पूछा गया है कि MgCl2 की फॉर्मेशन में करेक्ट जो है आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। MgCl2 सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होगा। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा जी आपके पास है जी 8 शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल, जिसमें 4 आपके चैप्टर नंबर 3 में से लिए गए हैं और 4 आपके चैप्टर नंबर 6 में से लिए गए हैं। तो अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन था कि जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया में NH3 में 107 है, NF3 में 102 है, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपने। बेटा जो NF3 होता है ना, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का आ जाना जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो ग्रेटर रिपल्शन कॉज करता है बॉन्ड पेयर के ऊपर। इसलिए जो आइडियल एंगल है 109 से इसका एंगल जो है 107 हो जाता है। लेकिन अगर आप अमोनिया के अंदर गिवन हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रिप्लेस कर देते हो फ्लोरीन या क्लोरीन से, तो बॉन्ड एंगल मज़ीद रिड्यूस हो जाता है और यही जो है हमारे पास NF3 के अंदर होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आ जाने की वजह से हमारे पास जो पोलैरिटी इंड्यूस होती है, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाने से जो बॉन्ड पेयर होता है ना, उसके बीच में हमारे पास रिपल्शन जो है वो वीक हो जाती है, जबकि लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है फर्दर कंप्रेस होकर 102 पे आ जाता है। तो डायग्रामेटिकली आपको दिखा दिया। ये देखें NH3 के केस में एंगल 107 है, जिसमें सिर्फ लोन पेयर अफेक्ट कर रहा है, लेकिन NF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन का भी इफेक्ट है जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, लोन पेयर भी नीचे की तरफ आ रहा है नाइट्रोजन की तरफ। तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन वीक होने से एंगल जो है वो रिड्यूस होकर 102 डिग्री हो गया है। नेक्स्ट भाई बेटा आपके पास क्वेश्चन है, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करनी है CO2 की। इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है सेंट्रल की, तो उसी अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड एक्साइटेड हाइब्रिड लिखोगे और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड कंपैटिबिलिटी की बेस पे बनना होता है। तो ये सेंट्रल आपके पास sp हैं जो हमारे पास 2px ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है और कार्बन का 2pz और ऑक्सीजन का 2pz पाई बॉन्ड बनाता है, और लेफ्ट साइड पे कार्बन का 2py और ऑक्सीजन का 2py जो है कंपैटिबिलिटी सिमेट्री की बेस पे पाई बॉन्ड बनाता है। और यही इसके नीचे आंसर में भी लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एंड कंपैटिबिलिटी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास हीलियम जो है बॉन्ड फॉर्म नहीं करता बेटा। हीलियम जो है ना, इसका बॉन्ड आर्डर 0 आता है। बॉन्ड आर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0 आ गया। तो इसलिए जो हीलियम है ना मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसका बॉन्ड आर्डर 0 है। आपने शेप प्रेडिक्ट करनी है
सल्फेट आयन की और बोरेट आयन की। तो ये सामने आपके पास शेप और ये इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये बोरेट आयन है, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इसके बाद भी इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेटा कैलोरी कंटेंट की डेफिनेशन, कैलोरी कंटेंट क्या होता है? ये मेजर ऑफ एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? जो रिलीज़ होती है जब फूड मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाता है बॉडी में। इसको हम किलो कैलोरी या पर जऊल यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। अब क्वेश्चन है जी, 1 मोल ग्लूकोज की आपको इंथॉल्पी दे दी है, इंथॉल्पी ऑफ कंबशन, आपने इससे कैलोरी कंटेंट फाइंड आउट करनी है। बेटा आपके पास 1 मोल की जो वैल्यू है ना किलो जूल पर मोल में गिवन है, लेकिन जो कैलोरी कंटेंट का फॉर्मूला है वो किलो जूल पर ग्राम में होता है। तो पहला चीज़ ये है कि आप पर मोल को पर ग्राम में कन्वर्ट करो। मोलर मैस ग्लूकोज C6H12O6 से 180 ग्राम पर मोल है। तो 1 मोल के लिए गिवन इतनी, तो 1 ग्राम के लिए कितनी होगी? इसको डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो आपके पास ये 1 ग्राम की आ गई। सेम आपने फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया तो आपके पास जो कैलोरी कंटेंट है वो आ जाएगी 3.75 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपके पास 1 मोल जब ग्लूकोज बर्न होता है तो इतनी कैलोरी कंटेंट आपके पास आती है। नेक्स्ट आपके पास है जी लेटेस्ट एनर्जी जो है आयनिक कंपाउंड की वो यूजुअली नेगेटिव क्यों होती है? तो इसके लिए बेटा रीज़न ये है कि जो आपके पास कैलोरी कंटेंट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास चार्ज ऑन द आयन। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, इसको याद रखना है आपने। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। तो एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं। एग्जांपल के अंदर देखें, लिथियम फ्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चार्ज +2 होता है और मैग्नीशियम पे और -2 होता है ऑक्सीजन पे। तो ये चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम फ्लोराइड जो +1 -1 में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है ये लार्ज नेगेटिव वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक्सो और एंडो के अंदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपने बताने हैं। बेटा एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, और एंडो के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम। इसमें रिएक्टेंट की हीट ज़्यादा होती है प्रोडक्ट से और इसमें प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से। एक्सो के केस में नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेकिंग, जबकि वाइस वर्सा एंडोथर्मिक में ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एग्जिस्ट करता है एक्सो के केस में और नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो एग्जिस्ट करता है एंडो के केस में। डेल्टा एच नेगेटिव इन केस ऑफ एक्सो, डेल्टा एच पॉजिटिव इन केस ऑफ एंडो। और इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है एक्सो के केस में और हीट फ्लो करती है सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा इन एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आपके पास कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस इंथॉल्पी पे? बेटा लैटिस जो एनर्जी होती है ये इक्वल होती है चार्ज टू साइज, चार्ज की डायरेक्टली होती है और साइज़ की इन्वर्सली होती है। तो 1A और 7A जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है ना उसके पास्टुलेट बताने हैं आपने, और उसके साथ साथ आपने इसके अंदर पॉस्टुलेट के साथ साथ आपने ऑक्सीजन की MOT डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो बेटा ये 3 पॉस्टुलेट आपके पास दिए हुए हैं, आपने ये राइट अप करने हैं और ऑक्सीजन की MOT डायग्राम जिसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर होनी चाहिए, MOT डायग्राम विद लेबलिंग ज़रूर होनी चाहिए, इसका एनर्जी ऑर्डर मस्ट होना चाहिए और बॉन्ड ऑर्डर आपने लिखना है, और उसके बाद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को आपने एक्सप्लेन करना है। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो लॉन्ग बी पार्ट दिया हुआ है उसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। sp2 को एक्सप्लेन करना है। ये पहले आप एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की स्टेटमेंट दोगे, उसके बाद आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करोगे और साथ में जो bf3 की एग्जांपल पूछी गई और bf3 की फॉर्मेशन के बारे में आप बताओगे। ये बेटा आपका आज का पेपर था जो मैंने आपको एक की फॉर्म में शेयर किया है। होपफुली ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।